हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। ये चैप्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में एक ये चैप्टर ऐसा चैप्टर होगा जो हमेशा आपके यूज में रहेगा। हमें भी सोचिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जिस स्टूडियो में मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर भी तो ओवरहेड्स इनकर होते हैं। यहां पर भी तो हमें इस स्टूडियो का रेंट देना होता है, स्टाफ की सैलरी पे करनी होती है। तो ये जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, ये अल्टीमेटली रिकवर कहां से करनी है? आप लोगों की फीस से, जिन्हें ये वीडियोस बनाकर सेल की जाएंगी। यानी आप लोगों ने अगर ये वीडियोस हमारी परचेज की हैं, तो उसी फीस में, जो आपसे फीस चार्ज की गई है, उसमें इस स्टूडियो का रेंट, स्टाफ की सैलरी सब इंक्लूडेड है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम एक स्टूडेंट की फीस में कितना रेंट ऐड करें, हम एक स्टूडेंट की फीस में कितनी स्टाफ सैलरी ऐड करके रिकवर करें। प्रॉब्लम है कि नहीं? यानी हमें अपनी फीस डिसाइड करते समय भी कि आप लोगों से क्या चार्ज करना है, ओवरहेड्स को कंसीडर करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। और इस चैप्टर का नाम समझें, ओवरहेड्स। वो कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली किसी हेड में कंसीडर की जा सकती है, वो तो एलोकेट हो जाएगी, वो तो कस्टमर से डायरेक्टली चार्ज हो जाएगी। वो कॉस्ट जो उन पर्टिकुलर हेड्स में, उन पर्टिकुलर आइटम के साथ ट्रेस नहीं की जा सकती है, इसलिए उसे नाम दिया गया, वो किसी पर्टिकुलर हेड में नहीं आ सकती, इसलिए उसे नाम दिया गया ओवरहेड्स। वो हेड से ऊपर है, अलग कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है। अब उसे कैसे कस्टमर से चार्ज किया जाए, वो हमें यहां पर सीखना है। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। स्टूडेंट को टफ लगता है। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया उनका, तो यह चैप्टर आपके ओवर द हेड ही चला जाएगा। नाम पढ़ाया ना मैंने, ओवरहेड्स। चलिए समझते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मेरी एक बात ध्यान से सुने। पहले तो समझते हैं कि ओवरहेड्स हैं क्या। कॉस्ट का एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन से हमारा मतलब क्या है? एलिमेंट वाइज कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 3 पार्ट्स क्या हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सेम इसी तरह लेबर। डायरेक्ट लेबर,
indirect labor, expenses, direct expenses, indirect expenses. Direct material, direct labor, direct expenses. और इधर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस बैच के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब ये सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? वो मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली यूज हो, जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता हो, उसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या नाम दे रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, मान लीजिए ये पेन है, मान क्या लीजिए पेन ही है, ये पेन है, इस पेन को बनाने में क्या मटेरियल यूज किया गया है? तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इंक है, इसकी ये बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है या फाइबर बॉडी है, जो भी है, ये क्या है? ये मटेरियल है। और इन मटेरियल्स को यूज करते हुए अब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। तो इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में वो मटेरियल जो डायरेक्टली यूज किया गया है, उसे हमने नाम दे दिया यहां पर क्या? डायरेक्ट मटेरियल। तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? अच्छा, जब ये पेन बनाया गया था ना, तो इस पेन को बनाने में मशीन भी चलाई गई थी। उस मशीन में कुछ ग्रीसिंग, ऑयलिंग टाइम टू टाइम की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है मशीन में, ऑयल डाला जाता है, तब वो मशीन ऑपरेट होती है। जब कंपनी ने इस पेन को बनाने के लिए मटेरियल परचेज किया, साथ ही कंपनी ने वो ऑयल जो मशीन में यूज होगा, वो ग्रीस जो मशीन में यूज होगा, एक साथ लमसम क्वांटिटी में परचेज कर लिया। अच्छा, इसका मटेरियल भी खरीदा और वो मटेरियल भी खरीदा जो मशीन में यूज होगा। वो ग्रीस, वो ऑयल मशीन में यूज की गई, ऑपरेट की गई और ये पेन बना। इस पेन को बनाने में आप मुझे बताएंगे कितना ऑयल मशीन में कंज्यूम हुआ है। इस पेन को बनाने में आप मुझे बताएंगे कितना ग्रीस उस मशीन में यूज हुआ है। क्या कोई बता सकता है? प्लास्टिक कितनी लगी है, इंक कितनी डाली गई है, यह बताया जा सकता है, यह डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन वो मशीन में कंज्यूम होने वाला ऑयल और ग्रीस, वो तो डायरेक्टली नहीं ट्रेस किया जा सकता, और वो डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ भी नहीं है। किसके थ्रू यूज हुआ है? वो मशीन के थ्रू यूज हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। यानी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम हो, ट्रेस किया जा सकता हो, क्वांटिटी कंप्यूट की जा सकती हो, डायरेक्ट मटेरियल, और जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की अगर हम बात करें, लेबर वो वर्कर जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं। अभी हमने लेबर का ही चैप्टर कंप्लीट किया है। लेबर को पीस रेट के बेसिस से पेमेंट की जाती है या लेबर को वेज रेट टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, वो डायरेक्ट लेबर है। बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? जिसको पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जा रही है या टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग पेमेंट की जा रही है, वर्कर डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, डायरेक्ट लेबर। लेकिन सुपरवाइजर क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है? नहीं। मैनेजर, क्या मैनेजर डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है? नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड वर्क करता है। तो उन लोगों को की जाने वाली पेमेंट,
उन लोगों को दी जाने वाली सैलरी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेस नहीं किए जा सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होंगे। सेम इसी तरह एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली, मान लीजिए ये पेन बनाने के लिए, इस पर हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है पर यूनिट। तो ये जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं रॉयल्टी के नाम से, ये मटेरियल तो नहीं है, किसी से खरीद कर तो नहीं लाए हैं कि मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये लेबर भी नहीं है, किसी को काम करने की पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? रॉयल्टी। ये एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, पर यूनिट है। अच्छा, फैक्ट्री का रेंट देना है सर, अब रेंट की पेमेंट करना ना मटेरियल है ना लेबर है, ये एक्सपेंस है। और रेंट तो सर एक साथ लमसम अमाउंट में पे करना है। क्या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है सर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो मंथली आएगा, वो जो भी आएगा वो पे करना है। क्या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक ओवरव्यू मिल पा रहा है आपको। कॉस्ट के 3 पार्ट्स हमने क्या किए? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और इसी तरह एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से प्लीज। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। तो यानी प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्हीं के टोटल को हम नाम देते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या हुए? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ध्यान रहेगी ये बात, ओवरहेड्स अपने आप में अलग से कोई कॉस्ट नहीं है। ओवरहेड्स मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। कौन सा? इनडायरेक्ट पार्ट। चलो सर, ये बात तो समझ आ गई, और समझते हैं, ध्यान देना जरा प्लीज। मान लीजिए ये एक साल है, इसे मैंने 2000x कह दिया। ये एक साल है और इस साल के आज हम स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में खड़े हैं, यहां पर स्टार्टिंग में खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब आप समझना प्रॉब्लम क्या है। मटेरियल का चैप्टर हम कर चुके हैं, कंपनी के लिए भी ये साल नया साल है। यानी मैं मान लेता हूं कंपनी अपनी बुक्स बनाती है 31 दिसंबर को, और आज अगर हम 1 जनवरी को बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2000x, आज अगर हम 1 जनवरी को बात कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए भी यह साल नया साल है।
कंपनी के वर्कर ने 1 जनवरी 2000X को पहले दिन सुबह मॉर्निंग में आकर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? सुबह 10 बजे इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी 10 AM पर, और पहली यूनिट इसने 12 बजे तक कंप्लीट कर ली। अब ये कंपनी की पहली यूनिट है 2000X की, ठीक है। शाम को 5 बजे एक कस्टमर आ गया और वो कहता है कि सर, कस्टमर आके इस कंपनी से कहता है, इस कंपनी के मैनेजमेंट से कहता है कि सर, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाया चाहता है हमें भी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मिल जाएगी। और हम बना किसके लिए रहे हैं? कस्टमर के लिए ही तो कंपनी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, मिल जाएगी। उस कस्टमर ने पूछा कि सर, ये एक यूनिट कितने की है? अच्छा, कितने की है उसे सेलिंग प्राइस बताने के लिए पहले कंपनी को यह भी तो चेक करना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, निकालना पड़ेगा ना। तो चलो, कंपनी अब सोच रही है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। मटेरियल, जब एक यूनिट बन चुकी है उसमें कितना मटेरियल लगा है कंपनी को मालूम होगा या नहीं? आप बताइए। डायरेक्ट मटेरियल कंपनी को एक यूनिट बनाने में कितना कंज्यूम हुआ है मालूम होगा या नहीं? मालूम होगा जब बना ली है। ये लो, मैं बता देता हूं। 5 kg मटेरियल लगा था 4 रुपीज के रेट पर, तो कितने का मटेरियल लग गया? ₹20। लेबर, ये डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर का चैप्टर अभी हमने लास्ट क्लास ही में कंप्लीट किया है। लेबर को अगर टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं कह देता हूं लेबर का टाइम रेट है ₹20 पर आवर। तो एक यूनिट अगर बना चुका है वर्कर, तो क्या ये नहीं मालूम होगा कि कितने घंटे में बनाई है उसने ये यूनिट? और मैं तो लिखकर चल रहा हूं कि वर्कर ने सुबह 10 बजे स्टार्ट की थी, यूनिट 12 बजे कंप्लीट हो गई। कितने घंटे लिए? 2 घंटे। और अगर वर्कर का वेज रेट ₹20 पर आवर का है, तो लेबर कॉस्ट कितनी? ₹40। आपको समझ आया पॉइंट? मटेरियल मैंने डाल दिया 5 kg एट द रेट ₹4, लेबर 2 hours एट द रेट ₹20। ये मैंने कहा टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट। अगर वर्कर को पीस रेट की पेमेंट हो रही होती, तो पीस रेट का मतलब क्या होता है? सर, सीधा सीधा पर यूनिट पेमेंट होती है। तो जो भी इस यूनिट को बनाने की पेमेंट की जाएगी वो उठाकर यहां पर डाल देंगे। जैसे हम कह दें ₹40 पर यूनिट, तो ₹40 हमने डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, ये यूनिट फैक्ट्री के अंदर बनाई गई है, फैक्ट्री रेंट। सर, रेंट तो मंथ के एंड पर दिया जाएगा। अब हमें यह भी नहीं पता कि रेंट मंथली दिया जाता है, सेमी एनुअली दिया जाता है या एनुअली दिया जाता है। चलो मैं बता देता हूं, रेंट मंथली दिया जाता है ₹5 लाख पर मंथ। कितना कहा मैंने? ₹5 लाख पर मंथ फैक्ट्री का रेंट है। ये तो पर मंथ है। मुझे ये बताइए कि मैं एक यूनिट में कितना ऐड करूं? एक यूनिट में कितना ऐड करूं? मैं तो एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहा हूं ना। सुपरवाइजर की सैलरी, आप कहते हैं कि सर सुपरवाइजर की सैलरी तो हमें मालूम होगी। बिल्कुल मालूम है, मैं बता देता हूं। ₹50,000 पर मंथ, ये पर मंथ है। मुझे बताइए एक यूनिट में कितना ऐड करें? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो मालूम भी नहीं है। और क्यों मालूम नहीं है? सर, बिजली का बिल तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मंथ के एंड पर आएगा। आज तो हम पहले ही दिन बात कर रहे हैं, एक यूनिट में कितना ऐड करें? अब आप सोचिए जरा, क्या आप सर एक काम करेंगे ना? हाँ बताओ जल्दी से, क्या करेंगे? सर एक काम करते हैं कि पूरे महीने में जो यूनिट बनी है, फैक्ट्री रेंट को, सुपरवाइजर की सैलरी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, उसे मंथली प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं। आज आप 1 जनवरी को खड़े होकर बात कर रहे हैं, पूरी जनवरी में कितनी यूनिट बनी है आज कैसे पता चलेगा? आज कैसे पता चलेगा पूरी जनवरी में कितनी यूनिट बनेगी? आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो आएगा ही मंथ के एंड पे, और मंथ के एंड पे आएगा। 1 डेट को ही आपके पास कस्टमर है, वो आपसे यूनिट की डिमांड कर रहा है, आप उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो और आप कह रहे हो सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे ऐड करें?
और प्रॉब्लम है, बताओ मुझे कैसे ऐड करें। सुपरवाइजर की सैलरी अगर पर मंथ मालूम भी है तो मुझे तो ये बताइए कि एक यूनिट में कितना ऐड करें। सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और प्रॉब्लम वाली बात क्या है? क्या मटेरियल में कोई प्रॉब्लम थी? डायरेक्ट मटेरियल में नहीं सर, मटेरियल खरीद कर ही तो लगाया है, तो पता है कितने का लगा है। लेबर में कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि चाहे पर यूनिट पेमेंट करें चाहे पर आवर पेमेंट करें, हमें पता है कि वेज रेट या पीस रेट क्या है। लेकिन फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर लिए जा सकते हैं, ये कितना ऐड करें ये बताइए। अब ये तो सर प्रॉब्लम वाली बात है, हम अपने आप कितना ऐड कर देंगे। बात कुछ समझ आ रही है? आप लोगों को ये जो वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, हमने आपकी फीस डिसाइड की है। इस फीस को डिसाइड करते समय इस फीस में इस स्टूडियो का रेंट भी इंक्लूडेड है, स्टाफ की सैलरी भी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी इंक्लूडेड है, यहां पर जो एसी चल रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है वो भी इंक्लूडेड है। अब कितना, अब ये हम कैसे बताएं, या ये हमने कैसे कंप्यूट किया होगा? सोचो जरा, आप कहें सर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो टोटल को। हमें ये वीडियोस रिकॉर्ड करते समय कैसे पता लग सकता है कि कितने स्टूडेंट्स हमारी इन वीडियो क्लासेस से पढ़ेंगे, कितने स्टूडेंट्स आप लोग हमारी वीडियो परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे क्या पता कितने स्टूडेंट्स परचेज करेंगे, तो मैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दूं? ये प्रॉब्लम है। और मैं अपना एग्जांपल लेकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कल को आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे, किसी भी फील्ड में, सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, उस ऑफिस का रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करनी है, कितने सारे खर्चे हैं। आप अपने कस्टमर से कैसे चार्ज करोगे, आप अपने क्लाइंट से कैसे चार्ज करोगे, और पर क्लाइंट कितना निकालें? जैसे मैं यहां पर यूनिट बात कर रहा हूं, आप क्या सोचेंगे सर पर कस्टमर पर क्लाइंट कैसे निकालें? प्रॉब्लम है कि नहीं है? और मैं पहले ही कह रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में वर्क करने क्यों ना जाएं, ओवरहेड के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि यह चैप्टर ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये ओवरहेड का अमाउंट, ये सारी चीजें हम कैसे ऐड करें? हमने क्या किया, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं होते हैं, और इसीलिए हम इन्हें एक कॉमन नाम दे रहे हैं, ओवरहेड्स। यानी हम इन सभी खर्चों को अलग अलग ना लिखकर, अलग अलग पर यूनिट ना कंप्यूट करके, सिर्फ एक ही बार ओवरहेड्स पर यूनिट निकालकर ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि सर ये ऐड कैसे करेंगे? ये ओवरहेड का अमाउंट एक यूनिट में कितना ऐड करेंगे, ये कैसे करेंगे? इसी के लिए तो हमारा ये चैप्टर है, ओवरहेड्स। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस चैप्टर की पता क्या है? स्टूडेंट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, उसे यही नहीं पता होता कि इस चैप्टर में सीखना क्या था। कहीं कोई फॉर्मेट याद कर लिया, कहीं कोई कंप्यूटेशन याद कर ली, ऐसे काम थोड़ी ना चलने वाला है अब आपका फ्यूचर में। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो समझिए। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में सिर्फ इसलिए है कि हर यूनिट पर ओवरहेड का कितना अमाउंट ऐड किया जाना चाहिए, इस ओवरहेड के अमाउंट को पर यूनिट निकालकर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना ही इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। और ओवरहेड के अमाउंट को पर यूनिट निकालकर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करने को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट्स पर चलते जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ओवरहेड का अमाउंट। अब ओवरहेड क्या है वो मैंने डिस्कस कर लिया है।
ओवरहेड का अमाउंट पर यूनिट कितना ऐड किया जाना चाहिए, ये निकालना ही इस चैप्टर में हमें सीखना है। और ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। पूरे चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट हम बार बार यही डिस्कस करेंगे और लास्ट में जाकर मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगा कि 1 मिनट में ओवरहेड का अमाउंट हमने कंप्यूट कर लिया है। क्लियर है? चलो सर, अब ये बात समझ आ गई है हमें कि हाँ, इस चैप्टर में हमें ओवरहेड का अमाउंट पर यूनिट निकालना सीखना है। और मैंने पहले ही कहा, ये प्रोसीजर एक लेंथी प्रोसीजर है। अब जैसे ही मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा ना, तो आप फॉर्मेट याद करने लग जाओगे, आप क्वेश्चन को सीखने लग जाओगे और यही मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाओगे कि ये चैप्टर में चल क्या रहा है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ये नहीं भूलना है। इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं हम अब। चलिए